हेलो स्टूडेंट्स, आज का ये लेक्चर आपके लिए बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस लेक्चर में आज हम लोग एक नया टॉपिक लेके आ रहे हैं जिसका नाम है डिफरेंशिएशन। फिजिक्स के हर स्टेप में आपको ऑलमोस्ट डिफरेंशिएशन की रिक्वायरमेंट होती है। वो डिफरेंशिएशन जो है 11th क्लास के लिए बिल्कुल नया टॉपिक है। अगर कोई 12th क्लास का बच्चा इसको देख रहा है या फिर टारगेट का जो बच्चा उसको देख रहा है, वो डिफरेंशिएशन का मीनिंग समझता है और डिफरेंशिएशन के उसको फॉर्मूले भी पता है, उसको डिफरेंशिएशन लगाना भी आता है, बट उसको ये नहीं पता कि मुझे डिफरेंशिएशन कब करना चाहिए। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे सामने आती है, हम लोग देखते हैं इसे। इसलिए सबसे जरूरी बात यह है कि हम डिफरेंशिएशन के कंसेप्ट को समझें कि डिफरेंशिएशन का मीनिंग क्या है और इसकी एप्लीकेशन क्या है फिजिक्स के अंदर। फिजिक्स में हम लोग डिफरेंशिएशन को कैसे जो है अप्लाई करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं डिफरेंशिएशन। बट डिफरेंशिएशन से पहले आपको पता होना चाहिए फंक्शन के बारे में कि व्हाट इज फंक्शन। ठीक है, तो एक छोटी सी बात पहले मैं बता देता हूं आपको कि फंक्शन क्या होता है। आफ्टर दैट वी विल स्टडी अबाउट डिफरेंशिएशन। फंक्शन क्या होता है? देखिए, एक बात मानिए, आपके पास मान लो दो फिजिकल क्वांटिटी है। कितनी फिजिकल क्वांटिटी है? दो, एक्स और वाई। दो आपके पास फिजिकल क्वांटिटी है। नया टॉपिक है, 11th क्लास के बच्चे विशेष ध्यान देंगे। जब हम इसके फॉर्मूलों को पढ़ने के बाद जब एप्लीकेशन काम में लेंगे, मतलब एप्लीकेशन होगी इसकी, जब जाके आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगेगा। तो मैं बताता हूं कि आपके पास दो फिजिकल क्वांटिटीज हैं, एक एक्स है और एक वाई है। क्लियर? अब हमने कहा इफ एक्स या मैं बोलूं इफ वाई डिपेंड्स ऑन एक्स। अगर वाई एक्स पर डिपेंड करता है, वाई एक्स पर डिपेंड करता है, तो हम कहते हैं देन वी से वाई इज ए फंक्शन ऑफ एक्स। ध्यान देना, इफ एक्स एंड वाई आर टू फिजिकल क्वांटिटीज, राइट, एंड if y depends on x then y is a function of x। ऐसा बोलते हैं हम लोग, लिखते हैं ऐसे, मान लो। अब y x पर डिपेंड करता है, x किस पर डिपेंड करता है? तो आंसर है x इंडिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटी है। x को क्या मान रहा हूं मैं? इंडिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटी। और y डिपेंड करता है, तो ये कौन सी हुई? डिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटी। तो वी हैव टू फिजिकल क्वांटिटीज, वन इज इंडिपेंडेंट एंड सेकंड वन इज डिपेंडेंट। क्लियर? तो हमने इसको इंडिपेंडेंट कहा और इसको डिपेंडेंट बोला। उस वाले केस में फंक्शन इज रिटन एज y इज ए फंक्शन ऑफ x। लिखने का तरीका y इज ए फंक्शन ऑफ x। ये जो मैंने लिखा है y इज इक्वल टू f ऑफ x, ऐसे बोलते हैं इसको। y is equals to f of x. It means y depends on x, not x depend on y. If we say x depend on y, then we write this x is a function of y. समझ में आई बात? अगर हम ये कहते हैं कि y x पर डिपेंड करता है, तो लिखने का तरीका f का मतलब फंक्शन होता है कि y is a function of x, तो y is equals to fx। if x डिपेंड करता है किस पे? y पे, उस वाले केस में लिखेंगे x is equals to f of y। जब x y पर डिपेंड करेगा तो इन दोनों में से y क्या होगा? इंडिपेंडेंट, और x क्या होगा? डिपेंडेंट। इसका जस्ट अपोजिट। इन दिस केस y क्या है? तो आंसर है इंडिपेंडेंट, और x क्या है? डिपेंडेंट। x क्या है? डिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटीज है। क्लियर होगी बात? ठीक है, अब इसी को हम समझते हैं। और इसका ये मतलब हुआ डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट से कि अगर हम लोग x में कुछ चेंज करेंगे, x में स्मॉल चेंज भी करते हैं,
तो y में चेंज आएगा। जैसे मैंने लिखा आपके सामने y इज इक्वल टू, चलिए इसको मैं यहां लिख लेता हूं, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये मैंने एक रिलेशन लिखा है x और y में। क्लियर? अब मैंने कहा अगर हम x को चेंज करते हैं, x को वेरी करते हैं, ऐसे मान लीजिए आप, तो x को अगर अपन वेरी करेंगे तो y की वैल्यू डेफिनेटली क्या होगी? चेंज होगी। तो इसके साथ y भी क्या होगा? वेरी होगा। इफ x वेरी करता है तो y भी क्या करेगा? वेरी करेगा। तो ये अपने आप में क्या है? फंक्शन है। किसका फंक्शन किस पे डिपेंड है? तो आंसर है दिस इज y इज अ फंक्शन ऑफ x। y इज अ फंक्शन ऑफ x, ये इसका मीनिंग हुआ। ऐसे जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज, जितने भी रिलेशन हम लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू साइन टू x, कुछ भी लिखा, सो y इज ए फंक्शन ऑफ x। x की वैल्यू में आप चेंज करोगे, y में चेंज नहीं करोगे। y में तो x में चेंज होने के कारण y में चेंज होगा। क्लियर हुई बात? सो y इज ए फंक्शन ऑफ x का मीनिंग ये होता है कि x यहां डिपेंडेंट कौन इंडिपेंडेंट है और y क्या है? डिपेंडेंट है। क्लियर हो गई बात? तो इसका मेरे हिसाब से आपको समझ में आया कि y इज ए फंक्शन ऑफ x का मीनिंग क्या होता है। आगे चलते हैं। हमने कहा कि जब हम x में बहुत कम चेंज करते हैं, बहुत कम, जैसे मैंने x में चेंज किया, चलिए एक बार आप इसको लिखो कि फंक्शन का मीनिंग क्या होता है और उसके बाद मैं आपको बताता हूं डिफरेंशिएशन। ये फंक्शन हो गया। तो इस टाइप की जितनी भी वेरिएबल क्वांटिटीज आप लिख सकते हैं, जितने भी फॉर्मूलेज हैं, इक्वेशंस हैं, उन सबको आप फंक्शन की फॉर्म में लिख सकते हो और आपको इसका बारे में पता होना चाहिए। क्लियर हो गई बात? उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे कि व्हाट इज डिफरेंशिएशन। क्लियर है? ठीक है, लिख लो इसको। तो बात करते हैं हम अब लोग डिफरेंशिएशन की। तो डिफरेंशिएशन को समझने के लिए हमने एक बात पहले जो लिखा है फंक्शन में, इफ y is equal to f of x, it means y depends on x. Clear? Suppose we have a equation y is equals to x plus 1, x plus 2, x square plus 1 something, right? अगर हम इस x की कोई वैल्यू पुट अप करें, हमने बोला इफ x is equals to 1, clear? then y is equals to 1 plus 1 कितना हुआ? 2. if x is equals to 2 then y is equals to 5. x is equals to 2 then y is equals to 5, 4 plus 1. क्लियर? इट मींस हम ये कर रहे हैं कि x में जब भी थोड़ा चेंज करते हैं तो y में उसी के अकॉर्डिंग चेंज होता है। अब डिफरेंशिएशन में क्या करने वाले हैं उसको समझो। अगर x में चेंज हो गया डेल x, x में चेंज कितना हो गया भाई? डेल x चेंज हो गया, और y में चेंज मानते हैं डेल y। अब जरा ध्यान देना, डेल x और डेल y क्या होता है? जब हम बहुत ही स्मॉल चेंज करते हैं किसी फिजिकल क्वांटिटी में, बहुत छोटा सा स्मॉल चेंज, नन्ना सा, जैसे हमने कहा कि हमारे पास x इज इक्वल टू 5 है, उसमें मुझे ऐड करना है 0.0001। ये स्मॉल जो चेंज हमने किया, अब x की वैल्यू कितनी हो गई? x की वैल्यू हो गई 5 प्लस 0.0001। क्लियर? राइट? सो दिस 0.0001 इज व्हाट? डेल्टा x। इसको डेल x के थ्रू जो है लिखा जाता है। जब हम स्मॉल चेंज करते हैं x में तो उसको लिखने का तरीका क्या होता है? डेल x। इसको डेल बोलते हैं ऑपरेटर, डेल x। जब हम x में चेंज करते हैं तो किस में चेंज होता है? y में चेंज होता है। इट मींस अगर हमने इसमें डेल x इंक्रीज किया है तो y में भी कितना इंक्रीज हो जाएगा? डेल y इंक्रीज हो जाएगा। इसमें भी कुछ ना कुछ स्मॉल वैल्यू जो है ऐड हो जाएगी। क्लियर? अब अगर ऐसा होता है तो आप मुझे बताइए कि आपके पास अब x की वैल्यू कितनी हुई? x प्लस डेल x, और y की वैल्यू कितनी हुई? y प्लस डेल y। ये हमारे पास नई वैल्यूज है किसकी? x और y की,
जब हमने इसमें क्या चेंज किया, क्या इंक्रीमेंट किया, डेल एक्स और डेल वाई, वेरी स्मॉल इंक्रीमेंट। ओके, अब इसको हम समझते हैं। अब आप सोचिए, ये जो डेल एक्स था, इसको मैं समझाने के लिए एक एग्जांपल लेता हूं कि जैसे मेरे पास हम एक निर्देश फ्रेम लेते हैं, ये एक फ्रेम है, रेफरेंस फ्रेम सब समझते हैं, एक्स और वाई, दिस इज एक्स एंड दिस इज वाई, ये दो मान लेते हैं। अब एक पार्टिकल है, एक कार है, एक बॉडी है, वो मूव करती है। वो क्या करती है? मूव करती है। तो जब बॉडी मूव करती है तो उसकी पोजीशन में चेंज आता है, उसकी पोजीशन में क्या आता है? चेंज आता है, राइट। बट उस समय कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है जो उसकी पोजीशन पे डिपेंड नहीं करती? तो आंसर है टाइम। टाइम अपने आप में एक इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है। टाइम के साथ पोजीशन चेंज हो रही है, पोजीशन के साथ टाइम चेंज नहीं हो रहा है। फिर से सुनिए, टाइम क्या है अपने आप में? इंडिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटी, ये समझो, टाइम इंडिपेंडेंट है। और कोई पार्टिकल पहले यहां था, पार्टिकल आप मानो आप यहां खड़े थे पहले, जब टाइम आपने देखना शुरू किया t इज इक्वल टू 0 सेकंड पे आपने देखना स्टार्ट किया, t इज इक्वल टू 1 सेकंड हुआ, 2 सेकंड हुआ, 3 सेकंड हुआ, जब तक आप यहां आ गए, ये आपकी नई पोजीशन थी, और टाइम कितना हो गया? 4 सेकंड मान लीजिए। तो टाइम जो है वो अपने आप में चलेगा, चाहे आप यहां रहो, चाहे यहां रहो, चाहे यहां रहो, टाइम अपने आप में कैसा है? इंडिपेंडेंट। बट आपकी जो पोजीशन है, पहले यहां थे, फिर यहां पहुंचे या यहां पहुंचे, वो चेंज हो रही है अकॉर्डिंग टू टाइम। इसलिए आपकी पोजीशन को अगर मैं x से डिफाइन करूं, x मतलब 5 मीटर, 3 मीटर, 2 मीटर, x से अगर मैं डिफाइन करूं तो वो कौन सी फिजिकल क्वांटिटी हुई? तो आंसर है डिपेंडेंट। कौन सी फिजिकल क्वांटिटी हुई? डिपेंडेंट। ठीक है, तो ये डिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटी होगी, ये कौन सी हो जाएगी? इंडिपेंडेंट। तो अब मेरे हिसाब से डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट का मतलब समझ में आ गया। ठीक है, अब देखिए, इसी को अगर मैं कर्व की फॉर्म में लिखूं, किसकी फॉर्म में लिखूं? कर्व की फॉर्म में। ध्यान देना, सोचो, x की वैल्यू है, y की वैल्यू आई, x की वैल्यू 2 पे, y की वैल्यू ये आई। क्या x और y में ग्राफ बनाया जा सकता है? तो आंसर है यस। क्या बनाया जा सकता है? ग्राफ बनाया जा सकता है। आप कैसे बनाते हो ग्राफ? x की वैल्यूज को रखते जाते हो, उसके अकॉर्डिंग जो है y की वैल्यू आती है उसको लिख लेते हो, सभी पॉइंट्स को मिला लेते हो, तो आपको क्या मिल जाएगा? एक ग्राफ मिल जाएगा। वो ग्राफ क्या मैं ये कह सकता हूं कि y f ऑफ x का ग्राफ आपने बनाया है? क्योंकि यही तो ये सब चीजें पढ़ी है हमने। यहाँ y की वैल्यू जो लिखा है वो वही तो है, fx की वैल्यू कितनी है? x² + 1। तो हमने क्या किया? एक ग्राफ बनाया। देखना अभी आप डिफरेंशियल पे आने वाले हो। हमने एक ग्राफ बनाया, इस तरफ x लिया और इस तरफ y लिया। वो ग्राफ चाहे जैसा हो, चाहे वो स्ट्रेट लाइन हो, चाहे वो पैराबोला हो, चाहे वो सर्कल, कैसा भी ग्राफ हो। सपोज मेरे पास जो ग्राफ आया ऐसा आया, मान लेते हैं x की वैल्यू यहां मान लीजिए 1 है, 2 है, 3 है, तो y की वैल्यू ये रहेगी, यहां से ये रहेगी और यहां से ये रहेगी। क्लियर? ये कोई हमारे पास ग्राफ है। अब हमने क्या देखा कि पॉइंट ये पॉइंट है, मान लो ये x है, ये x की वैल्यू इतनी 5 6 7 जो भी मान सकते हो x की वैल्यू। इस x की वैल्यू के रेफरेंस में ये क्या है? y की वैल्यू। मींस इस पॉइंट P, सपोज दिस पॉइंट इज P, इसके कोऑर्डिनेट क्या हुए? x एंड y। x एंड y इसके क्या हो गए? कोऑर्डिनेट। अब हमने क्या किया था? अभी देखो, x ने कितना इंक्रीमेंट किया? डेल्टा x। यानी x में इंक्रीमेंट मतलब इसमें से कुछ इंक्रीज करके इधर बढ़ाना है। हमने बढ़ाया, मान लो डेल्टा x कितना है? डेल x बोल दो, डेल्टा x बोल दो, दिस इज डेल x। ठीक है, ये डेल x हो गया आपका। तो अब बताइए टोटल कितनी होगी? इतनी। इसको आप क्या बोलोगे? x प्लस डेल x, ये वाला पॉइंट। क्लियर हो गई बात? x प्लस डेल x। क्या x को इंक्रीज करने से y इंक्रीज होता है? आंसर है यस। इसका मतलब इसके अकॉर्डिंग ये y भी इंक्रीज हुआ। जो पहले कितनी वैल्यू थी y, वो अब कितनी हो जाएगी? तो आंसर है y प्लस डेल y, y प्लस डेल y। क्लियर? ये हमने दूसरी वैल्यू देखी। अब दूसरी बात देखते हैं। हमने इसमें डेल x किया तो इसमें डेल y हुआ।
सही है, ये बात हमें समझ में आती है। अगर इसमें 0.05 का इंक्रीमेंट करते हैं तो y में इंक्रीमेंट कितना हुआ ये नहीं पता। इंक्रीमेंट तो होगा बट कितना होगा ये पता नहीं है। किसके अकॉर्डिंग निकलेगा? इसके अकॉर्डिंग निकलेगा कि x स्क्वायर है, x है, इधर +1 है, 5 है, वो उसके अकॉर्डिंग पता चलेगा। अब मैं आपसे कहूं, ये जरूर है कि अगर डेल्टा x बढ़ा है तो डेल y भी इंक्रीज होगा। अब होता क्या है, जब भी इस डेल x, क्या आप ये समझ में आता है आपको कि ये डेल x है? बताइए, पक्का है ना ये डेल x है? इतनी वैल्यू को डेल x बोल रहे हो आप। ऐसे ही आप ये भी कह सकते हो कि इतनी वैल्यू क्या है? डेल y है। इतनी वैल्यू क्या है? डेल y है। दिस इज डेल y और दिस इज डेल x। देख लीजिए आप, दिस इज डेल y, क्योंकि ये बना y प्लस डेल y, तो ये डिफरेंस कितना आया? तो आंसर है ये कितना है? y प्लस डेल y, और ये कितना है? इसमें से y माइनस कर दो, इसमें से ये माइनस कर दो तो ये मिल जाएगा। सो दिस इज डेल y। क्लियर? तो ये आपका डेल y है। ऐसे इसमें क्या है? x प्लस डेल x, इतना, तो इसमें से ये माइनस कर दो, माइनस x, कितना बच गया? डेल x। इसका मतलब ये क्या है? डेल x। तो जब हमने डेल x कितना लिया तो डेल y इतना मिला। ओके, अब मैं आपसे कहूं कि अगर मैं डेल x को और कम करूं, पहले इतना था, अब और कम करूं और इतना छोटा कर लूं कि ऑलमोस्ट जीरो हो जाए, जीरो नहीं मतलब जीरो तो होए नहीं, बाकी रहे नहीं, ऐसे मान लो। समझ रहे हो? तो जब हम डेल x को क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? जीरो की तरफ, तो क्या इसको ऐसे कम करेंगे तो ये पॉइंट इधर जाता जाएगा? यस, ये पॉइंट क्या करेगा? इधर आएगा। जब ये पॉइंट इधर आएगा तो y वाला जो डेल y है वो भी धीरे धीरे क्या होगा? कम होगा। तो हमने एक बात लिखी, हमने क्या लिखा? व्हेन डेल x टेंड्स टू जीरो। देखो ये बोल लिखने का तरीका होता है, डेल x, ये आपने एरो लगाया, इसका मतलब टेंड्स टू जीरो, डेल x जीरो की तरफ जा रहा है, ठीक है, बट जीरो नहीं है, नॉट इक्वल टू जीरो, बट ऑलमोस्ट जीरो के इक्वल है। देन डेल y आल्सो टेंड्स टू जीरो, तो डेल y भी क्या होगा? जीरो की तरफ ही टेंड्स टू होता है या बढ़ता है। लेकिन इनका रेशो डेल y बाई डेल x, देखो यही चीज हमें सीखनी है। डेल x टेंड्स टू जब जीरो होता है, इसको हम कम करते हैं, उस समय डेल y भी जीरो की तरफ चलता है, बट इनका जो रेशियो है, मतलब मैं डेल y बाई डेल x करूं, डेल y बाई डेल x करूं, वो कभी भी जीरो की तरफ नहीं चलता, वो हमेशा एक लिमिटिंग वैल्यू देगा। यहीं से सीखना है, लिमिटिंग वैल्यू। फिर से, when del x tends to zero, then del y is also tends to zero, but ratio of del y and del x जो है वो हमेशा एक लिमिटिंग वैल्यू की तरफ अग्रसर होता है, लिमिटिंग वैल्यू की तरफ अग्रसर होता है, ठीक है ना। और ये जो डेल y अपॉन डेल x है, ये एक्चुअल में आप देखें तो देखो क्या है, चेंज इन x। देखिए इसमें x क्या है? तो आंसर इंडिपेंडेंट, y क्या है? डिपेंडेंट। सो चेंज इन x, सॉरी चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x। फिर समझना, चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x, y में चेंज किसके कारण हो रहा है? x के कारण। इसलिए हमने बोला कि ये अपने आप में क्या था? देखो याद कीजिए, डेल y क्या था? इंक्रीमेंट मतलब चेंज, डेल x क्या था? इंक्रीमेंट मतलब चेंज, ठीक है। तो ये क्या है? चेंज इन y। किसके रिस्पेक्ट में हुआ y में चेंज? तो आंसर है x के रिस्पेक्ट में। तो चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x, चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x, ये जो आप देख रहे हैं ये हमेशा लिमिटिंग वैल्यू की तरफ चलता है। किस तरफ चलता है? लिमिटिंग वैल्यू की तरफ। चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x, जब ये लिमिटिंग वैल्यू की तरफ चलता है तो इसको मैथमेटिकल, जो इसका तरीका है लिखने का, मैथमेटिकल फॉर्म ये होती है। और ये जो आपको सबसे इंपॉर्टेंट मान ली, लिमिट, LIMT ऐसे लिखना है। लिमिट पूरा नहीं लिखना, लिमिट में क्या, किस में चेंज करते हैं हम लोग? x में। इसको मैंने लिखा डेल x टेंड्स टू जीरो, क्योंकि हमने चेंज किस में किया है? पहले x में, तो हमने क्या लिमिट लगाई? लिमिट डेल x टेंड्स टू जीरो, तब डेल y बाई डेल x, दिख रहा है? डेल y बाई डेल x, ठीक है। ये जो है, ये
ये जो आप देख रहे हो लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 डेल वाई बाई डेल एक्स, इस पूरे को लिखते ऐसे हैं d बाई डी एक्स और यहां लिखा जाता है y। यही है डिफरेंशिएशन, मैं बता रहा हूं कैसे। फिर से इतना कुछ हमने सीखा, इसमें लास्ट में हमने लिखा क्या, देखो मैथमेटिकल फॉर्म। ये सब करने के बाद लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 डेल वाई बाई डेल एक्स जो आएगा, ये जो वैल्यू आएगी उस पूरे को लिखने का तरीका होता है डी बाई डी एक्स और यहां क्या लिखा है y। इसका क्या मीनिंग हुआ, तो आंसर है डिफरेंशिएशन ऑफ y। ये जो है इसको हम लोग लिखते ऐसे हैं रिटर्न, या मैं बोलूं तो इसको हम लोग डिनोट करते हैं, लिखते ऐसे हैं डिफरेंशिएशन ऑफ y, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। क्या बोलते हैं इसको, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x मींस चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x। कैसे बोलते हो, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, नया टॉपिक है, आपको इसको याद करना है किसका मीनिंग क्या है। जैसे मान लो तुम्हारे सामने डायरेक्ट ये लिखा हुआ है dy बाई dx, तो तुम्हारे दिमाग में क्या आएगा, तो तुम्हारे दिमाग में ये आएगा कि ये डिफरेंशिएशन ऑफ y है विद रिस्पेक्ट टू x है, और इसके पीछे की कहानी क्या है, तो आंसर है ये तो तब लिखा गया है जब डेल्टा x टेंड्स टू 0 था। अगर डेल्टा x टेंड्स टू 0 नहीं होता तो क्या हम ये लिखते नहीं। तो इसके पीछे की स्टोरी क्या है, डेल्टा x टेंड्स टू 0 ये होना चाहिए, तब जाके हम इस पूरे को ये लिख पाते हैं। और इसका मीनिंग क्या है, फॉर स्मॉल चेंज, यानी जब भी किसी फिजिकल क्वांटिटी में बहुत छोटा सा चेंज होता है, बहुत छोटा सा चेंज होता है, उस वाले केस में हम डिफरेंशिएशन काम में लेते हैं। इस बात को आप दिमाग में गांठ बांध, जब भी फिजिकल क्वांटिटी में बहुत छोटा सा डिफरेंस होता है उस समय हम डिफरेंशिएशन को काम में ले सकते हैं, क्योंकि ये छोटे से जो है इंक्रीमेंट के लिए ही है, स्मॉल इंक्रीमेंट या स्मॉल चेंज के लिए लिखा गया है। ठीक है, जैसे बताता हूं आपको कि इसकी जरूरत कहां पड़ती है, मैं आपको बताता हूं। देखो ये जो ग्राफ आप देख रहे हैं, ये जो ग्राफ, ठीक है, इस ग्राफ में मान लो कि इधर टाइम t होता, सोचो टाइम t होता, इधर टाइम क्या होता t, और इधर होता कोई पोजीशन s, पोजीशन को क्या मान लिया s, कि साहब एक कार है जो मूव कर रही है, 2 बजे वो स्टार्ट होती है और 2:10 पे वो रुक जाती है। क्लियर, 2 बजे स्टार्ट होती है, 2:10 पे वो रुक जाती है, तो उसने कितना टाइम लिया, तो आप बोलोगे सर इसमें तो 10 सेकंड लगे। बहुत अच्छी बात है, मैंने कहा उसने जो है 10 या 20 मीटर जो है डिस्टेंस ट्रेवल की। 20 मीटर क्या की मैंने, उसने डिस्टेंस ट्रेवल की, इट मींस 20 मीटर तो डिस्टेंस हो गई और टाइम हो गया कितना 10 सेकंड। तो 20/10 जो मिला वो आपको क्या मिला 2, यही मिला ना। और डिस्टेंस अपॉन टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, तो आंसर है स्पीड, उसको हम क्या बोलते हैं स्पीड। क्लियर होगी बात, तो ये आपकी स्पीड होगी, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम इज इक्वल टू 2। क्या ये स्पीड एवरेज स्पीड है, तो आंसर है यस, ये एवरेज तो ही कि उसने 20 मीटर की जो है डिस्टेंस ट्रेवल की कितने टाइम में 10 सेकंड के अंदर। तो आपने बोला चेंज इन पोजीशन, क्या बोला आपने, चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यही तो हुआ। नीचे तक आपने क्या लिखा, देखो इसको लिख सकते हो डिस्टेंस अपॉन में क्या लिखा आपने टाइम, टाइम लिखा कि टाइम इंटरवल लिखा, तो बेसिकली देखा जाए तो आपने टाइम इंटरवल लिखा है। क्या लिखा है आपने, टाइम इंटरवल लिखा है। ठीक है, जैसे देखो मैंने लिखा इसको डिस्टेंस अपॉन टाइम इंटरवल। कैसे, पहले आप थे, ये था ओरिजिन, ठीक है, और ओरिजिन से आप थे पहले 10 मीटर पे, फिर आप चलते चलते पहुंच गए 30 मीटर पे। क्लियर,
तो आपने पोजीशन कितनी चेंज कर ली, पहले 10 पे थे फिर 30 पे चले गए, तो आप चले कितने वास्तव में 20 मीटर। तो ये क्या है, चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन। सो वही तो आपकी डिस्टेंस है। अब ये जो चेंज कर रहे थे उस समय क्या चीज चेंज नहीं हो रही थी, टाइम रेगुलरली इंक्रीज हो रहा था, तो वो कितना मान लिया हमने 10 सेकेंड। तो ये जो वैल्यू मिली है वो एवरेज मिली है, क्या मिली हमें, एवरेज। एवरेज तो ये क्या मिला, एवरेज चेंज दिस इज इक्वल टू चेंज इन y अपॉन चेंज इन x, ऐसे लिख सकते हो आप। देखो फिर से, अगर इसी चीज को आप एवरेज में लिखोगे तो क्या लिखोगे, एवरेज चेंज इज इक्वल टू चेंज इन y अपॉन चेंज इन x। ठीक है, अब एवरेज चेंज का मीनिंग क्या हुआ, यही तो हुआ, डेल y बाई डेल x। ठीक है, डेल और डेल x जो लिखते हैं वो बहुत स्मॉल इंटरवल के लिखते हैं, वैसे इसको आप ऐसे लिख सकते हो, डेल्टा के साथ, डेल्टा y बाई डेल्टा x। दिस इज चेंज इन y और दिस इज चेंज इन x। एवरेज के लिए हमेशा ऐसा लिखा जाता है। बट जब आपको इंस्टेंटेनियस वैल्यू चाहिए होती है, इंस्टेंटेनियस वैल्यूज क्या होती है, मैंने किसी ये पूछा कि भाई तेरी मोटरसाइकिल कितने की स्पीड में चल रही है, उसने बताया मेरे को 60 किलोमीटर पर आवर। उसने क्या बताया, एवरेज बताया कि इंस्टेंटेनियस बताया, तो आंसर इंस्टेंटेनियस। उसने फटाफट स्पीडोमीटर में देखा और हमें बता दिया 60 किलोमीटर पर आवर की चल रही है। इसका मतलब वो क्या बता रहा है, इंस्टेंटेनियस, उस इंस्टेंट पे, उस क्षण पे कितने की स्पीड है, दैट इज इंस्टेंटेनियस। क्लियर होगी बात। अब ये जो इंस्टेंटेनियस जो है वो हम फिजिक्स में निकालते कैसे, हमने तो एवरेज सीखा है। हमने क्या सीखा है, एवरेज, इसमें इसका डिवाइड किया, वो जो स्पीड निकाली वो एवरेज निकालते हो ना आप। तो हम लोग वो पर्टिकुलर टाइम पे कैसे वैल्यू निकालें, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक इंस्टेंट लाना पड़ेगा। साहब इतने सेकंड में बता, तो साहब यहां तो 10 सेकंड थी, तो हम इंस्टेंट कैसे लाए, तो बड़ा आसान है। क्या देखो, हमने 10 सेकंड का जो टाइम इंटरवल था उसको धीरे 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 कम करना स्टार्ट किया, धीरे धीरे क्या करना स्टार्ट किया, कम करना स्टार्ट किया। तो जैसे जैसे आप टाइम इंटरवल को कम करो, क्या वो 9 8 जो है 7 6 5 4 3 2 1 ऐसे होगा, तो आंसर है यस। क्या इसका मतलब हम टाइम इंटरवल को कम कर रहे हैं, यस सर। तो जब हम टाइम इंटरवल को कम कर रहे हैं और धीरे धीरे इतना कर ले कि जीरो तो करे नहीं बाकी छोड़े नहीं, समझ रहे मेरी बात, जीरो तो करे नहीं और बाकी छोड़े नहीं। तो हमने कहा कि टाइम इंटरवल को हमने बहुत कम कर दिया, इतना कम कर दिया कि ऑलमोस्ट जीरो कर दिया, लेकिन जीरो नहीं किया। तो क्या हम वो इंस्टेंट पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो आंसर है यस। पहले वो इंटरवल था, उस इंटरवल को धीरे धीरे कम करके इतना छोटा कर लिया कि उस वाले केस में हम उसको क्या मान सकते हैं, तो आंसर है उसको कोई इंस्टेंट मान सकते हैं। जैसे देखिए, अगर ये डेल एक्स था, इस डेल एक्स को मैं धीरे धीरे कम करूंगा, तो क्या उस केस में ये वाला पॉइंट, क्या डेल वाई भी धीरे धीरे कम होगा, यस। तो क्या ये पॉइंट यहां रहेगा या इधर कहीं आ जाएगा, ये धीरे धीरे इसके पास आएगा। तो ध्यान देना इस बात को, थोड़ा सा ध्यान देना। अगर मैं P को और मान लो ये पॉइंट Q है, इनको मिला देता हूं, ये क्लियर है, एक मैंने दोनों पॉइंटों को मिला दिया, मिलाने के बाद ये स्ट्रेट लाइन मिली है आपको, ये लाइन मिली है, स्ट्रेट लाइन मिली है। क्या इस लाइन का स्लोप सब समझते हो, देखिए ये स्लोप है, इस समय ये स्लोप कम है, ये स्लोप और ज्यादा हो गया, ये स्लोप और कम हो गया, ये स्लोप है। तो हम इसका क्या निकालते हैं, स्लोप निकालते हैं। स्लोप का मतलब होता है एंगल विद द हॉरिजॉन्टल, ऐसे ये हॉरिजॉन्टल है, इससे ये एंगल निकाल लिया, तो ये स्लोप हो गया। अब एंगल निकालने का मतलब तो ये थीटा निकालना पड़ेगा ना, ये हॉरिजॉन्टल और ये स्लोप, तो इसको क्या लिखा, थीटा लिखा। अब मुझे अगर ये स्लोप निकालना है तो स्लोप हमेशा tan थीटा से निकलता है, याद कर लें, स्लोप हमेशा किससे निकलता है, tan थीटा से, tan थीटा, दिस इज tan थीटा। अब आप खुद सोचो कि ये थीटा हो गया, ये डिस्टेंस जरा देखिए और ये डिस्टेंस जरा देखिए, ये हमें पता है
ये हमें पता है। चलो ये भी पूरा भी नहीं पता है, तो क्या ये भी थीटा है? जरा ध्यान देना, ये यस सर, दिस इज थीटा, देन दिस इज अगेन थीटा। अगर ये थीटा है तो क्या ये बेस है? यस। और ये क्या है? परपेंडिकुलर। क्लियर? अगर ये बेस है तो क्या बेस की वैल्यू डेल एक्स है? यस सर। क्या परपेंडिकुलर की वैल्यू डेल वाई है? यस सर। तो इसका मतलब tan थीटा की वैल्यू डेल एक्स अपॉन डेल वाई है, सॉरी डेल वाई अपॉन डेल एक्स। क्यों? परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू क्या होता है? tan थीटा। सो दिस tan थीटा गिव्स अस स्लोप। क्या देता है? ये हमें स्लोप देता है। ठीक है? tan थीटा इज इक्वल टू डेल वाई बाई डेल एक्स। बट ये स्लोप हमें उस केस में लेना है जब डेल एक्स टेंस टू 0 और डेल वाई टेंस टू 0। तो हम लोग क्या करना चाहेंगे? अब इसको आप उतार लें एक बार पॉज करके, एक बार उतार लें आप इसको पॉज करके फटाफट। मैं थोड़ा साइड में जाता हूं। ठीक है, अब मैं इसको मिटा रहा हूं। ध्यान देना, दिस इज x, दिस इज y। मैं क्या करने वाला हूं? दिस डेल्टा x टेंस टू 0 और डेल्टा x टेंस टू 0, डेल्टा y टेंस टू 0 में लेके आ रहा हूं। मैंने क्या किया? ये जो ग्राफ ऐसे था उसमें ये पॉइंट था P, दिस पॉइंट इज P और दिस पॉइंट इज Q। बट डेल्टा x जब कम होगा तो ये जो इंटरवल है ये धीरे धीरे कम होगी और ये पॉइंट धीरे धीरे इसके पास आता, यहां आ गया, यहां आ गया। तो ऐसे मान कोइंसाइड कर रहे हैं दोनों, ऐसे मानो कि दोनों पॉइंट एक दूसरे के ऊपर ही आ गए, ऐसे ही मान लो इतना पास लेके आ गए, जब तो वो इंस्टेंट मिलेगा, वरना मिल ही नहीं सकता। ठीक है? तो जब हम उसको यहां लेके आ गए तो उस वाले केस में क्या ये स्लोप एग्जैक्ट मिलेगा? अब देखो जरा, टेंजेंट हो गया। क्या हो गया? ये टेंजेंट हो गया। इस पॉइंट P पर एक टेंजेंट हमने खींच लिया। ठीक है? इसको जूम करो, देखो इसको जूम करो वापस। क्या जूम करने पे वापस यही आया? सोचो, जो हमने इसको बिल्कुल छोटा सा कर लिया तो है तो बिल्कुल पास पास ही, लेकिन हमने क्या किया? इसको इसके अंदर पास पास वालों में ऑलमोस्ट कोइंसाइड कर दिया, एक दूसरे के ऊपर ही कर दिया। वैसे होगा नहीं, बिल्कुल पास में होगा। बट इसको जूम कर देंगे तो क्या हमें ऐसा दिखेगा वापस? बिल्कुल वापस हमें ऐसा दिख सकता है। ठीक है? अगर ऐसा दिखेगा तो क्या इसका स्लोप जो निकलेगा वो यही होगा? आंसर है यस, क्योंकि हमने जो चेंज किया वो क्या है? स्मॉल डेल वाई और डेल एक्स। तो ये तो बन जाएगा डेल वाई एक तो, और एक क्या बन जाएगा? डेल एक्स। और ये एक्चुअल में क्या निकालना पड़ता है हमें? स्लोप, जिसको हम क्या कहते हैं? tan थीटा। उसकी वैल्यू होती है डेल वाई बाई डेल एक्स। तो क्या हमने जो लिखा इसके साथ में लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0, डेल एक्स टेंस टू 0, सो tan थीटा इज इक्वल टू व्हाट? स्लोप। ठीक है? दिस इज इक्वल टू dy बाई dx, ये याद रखना है। tan थीटा मतलब स्लोप। ठीक है? किसका? xy कर्व का, कोई भी कर्व हो, कैसा भी कर्व हो, उसमें आप ऐसे स्लोप निकालेंगे। स्लोप निकाले उस समय दोनों पॉइंट कहां मानेंगे? एक पॉइंट पे मानेंगे, और वो किसके इक्वल होता है? dy बाई dx के इक्वल होता है। ठीक है? इसको हम क्या लिखते हैं? तो इसको लिखते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ y with respect to x, डिफरेंशिएशन ऑफ y with respect to x, या इसको बोलते हैं चेंज इन y with rate of change, लिख सकते हो आप, स्पेस लिखो rate of change in y with respect to x। ठीक है? तो ये होता है dy बाई dx, इसी का नाम क्या है? डिफरेंशिएशन। अब ये जो d और d बाई dx, ठीक है, ये अपने आप में होता है ऑपरेटर। इसको हम क्या बोलते हैं? ऑपरेटर। ये ऑपरेट करता है डिफरेंशिएशन को। जैसे d बाई dx, d बाई dx मतलब क्या हुआ?
डिफरेंशिएशन ऑफ मैं इसको छोड़ रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, किसका, जिसको मैंने छोड़ा, ये y हो सकता है, ये x हो सकता है, ये t हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है, ये 5 हो सकता है, ये 10 हो सकता है, ये sin 60 हो सकता है, कुछ भी, किसी का भी डिफरेंशिएशन किया जा सकता है, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ऑपरेटर, और जिसका डिफरेंशिएशन करना होता है उसको यहां रखा जाता है, मतलब जिसके रिस्पेक्ट में जिस फिजिकल क्वांटिटी में चेंज देखना होता है, जिस फिजिकल क्वांटिटी में क्या देखना होता है, चेंज देखना होता है, वो यहां रखी जाती है, और जिसके रिस्पेक्ट में देखना होता है उसको नीचे रखते हैं। सो d बाई dx क्या हो गया, ऑपरेटर हो गया, किसका, डिफरेंशिएशन का ऑपरेटर हो गया, इसको ऑपरेटर हम लोग बोलते हैं। अभी जब हम इसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जब आपको चीजें क्लियर होंगी, अभी आपके लिए नया है, आप इसको इस चीज को समझने की कोशिश करें। सो डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x ये बन गया, रेट ऑफ चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x, इसको हम बोल सकते हैं, ठीक है। इसको फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव भी बोलते हैं, FIRST, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव भी हम इसको बोलते हैं। अब जरा सुनिए कि ये जो हमने मैथ्स पढ़ी है उसका फिजिक्स में यूज क्या है, ठीक है। मैं आपसे बोलूं कि वेलोसिटी किसे कहते हैं, वेलोसिटी किसे कहते हैं, तो आप क्या कहोगे मुझे, आप कहोगे कि v इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यही बोलोगे, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, दिस इज वेलोसिटी, क्लियर। बट मैंने पूछा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे वेलोसिटी बताइए, तो फिर कैसे निकालोगे, वो कैसे निकालोगे, जैसे इसको तो आपने डिस्प्लेसमेंट मान लिया x हुआ, टाइम कितना लग गया, t टाइम लग गया 10 सेकंड, तो t की वैल्यू 10 सेकंड है, और डिस्प्लेसमेंट जो हमने 20 माना या मान लो जो भी कुछ है वो x मान लिया, तो आपने बोला x by t is equals to v, ये तो आपने लिख दिया। बट इंस्टेंटेनियस वैल्यू कहां बताई आपने, अब इंस्टेंटेनियस के लिए तो क्या करना पड़ेगा, डेल्टा t टेंड्स टू 0, क्या करना पड़ेगा, इंस्टेंटेनियस के लिए डेल्टा t टेंड्स टू 0, ये करना पड़ेगा, और ऊपर क्या आएगा x, तो वो स्मॉल चेंज करने पड़ेंगे आपको, इसलिए उस वाले केस में आप लिखते हो dx by dt, देखो dx by dt वही है, x upon t है, x upon t है, बट dt लगाने का मतलब क्या हुआ कि आपने स्मॉल चेंज किया है जिससे आप इंस्टेंटेनियस वैल्यू पे पहुंच सको। अब देखो वेलोसिटी चाहिए तो x का क्या कर दो, डिफरेंशिएशन, जैसे y का क्या, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, यहां क्या बोलेगा, डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू t, x इज व्हाट, तो आंसर है पोजीशन, क्या है, पोजीशन, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन इज नोन एज वेलोसिटी। तो हम लोगों ने इस डिफरेंशिएशन को किस में काम में लिया, फिजिक्स में वेलोसिटी के फॉर्म में, ठीक है। सो dx upon dt आपका क्या बन जाएगी, वेलोसिटी बन जाएगी, ठीक है, इसको आप उतार लें। ठीक है, चलिए और देखो, तो आप ये सब एक तो ये लिखना सीख जाएं, ये लिखने का तरीका और बता देता हूं मैं, देखिए जैसे आपने लिखा dx by dy, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ चेंज इन x विद रिस्पेक्ट टू y, सही है। मैंने लिखा dx upon dt, dx upon dt, ये क्या है, तो आंसर है चेंज इन पोजीशन, पोजीशन मतलब x विद रिस्पेक्ट टू टाइम t, क्या चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम को ही वेलोसिटी कहते हैं, यस सर। देखो फिजिक्स आ गई, वेलोसिटी निकाल ली, डिफरेंशिएशन किया, क्या निकल गई, वेलोसिटी, क्योंकि चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम को ही क्या कहते हैं, वेलोसिटी कहते हैं, और इसको मैथमेटिकली कैसे लिखा जाता है, dx upon dt, इसका मतलब dx upon dt किसके इक्वल हुआ, वेलोसिटी के इक्वल। अच्छा भाई, अच्छा तुमने ऐसे लिखा dv by dt, ये वेलोसिटी, ये क्या है, टाइम, ये क्या है, रेट
ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, यस या नो? रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी टाइम के रिस्पेक्ट में होती है। क्या रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को एक्सेलरेशन कहते हैं? आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में, 10th क्लास में। तो हम इसको क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है? वेलोसिटी में जो चेंज होता है टाइम के रिस्पेक्ट में, उसी को हम क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन। इसका मतलब जब भी हमें एक्सेलरेशन निकालना होगा फिजिक्स में क्या निकालना होगा? एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। उस वाले केस में हम ऐसे निकाल सकते हैं, ये भी एक फॉर्मूला बन गया dv by dt, और वेलोसिटी निकालनी तो क्या बोलेंगे? dx upon dt। अच्छा भाई, तो ये आपका बन जाएगा जैसे चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू x, या फिर डिफरेंशियल फॉर्म में क्या लिखोगे इसको? चेंज, चलो और अच्छा लिख लेता हूं मैं इसको, डिफरेंशिएशन ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू t। क्लियर? विद रिस्पेक्ट टू t, ऐसे हम लोग डिफरेंशिएशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं ऐसे हम लोग? डिफरेंशिएशन। और ये फॉर्मूले वेरी इंपॉर्टेंट है। तो जब भी इंस्टेंटेनियस चाहिएगा हम हमेशा यही काम में लेंगे। ठीक है, समझ में आ गई बात? चलिए, तो ये आपका हो गया डिफरेंशिएशन का मीनिंग। केवल क्या बताया अभी तक? मीनिंग। डिफरेंशिएशन का मीनिंग क्या होता है? तो कर्व से भी हम बना सकते हैं। क्या, एक बात और सोचो, dx upon dt, dx upon dt, दिस इज x सपोज और दिस इज t। एक ग्राफ आया हुआ है, ऐसा कोई भी ग्राफ मान सकते हैं। क्या इस ग्राफ का स्लोप इस पॉइंट पे निकालूं मैं ऐसे? ये स्लोप लाइन खींच देंगे जिसको हम टेंजेंट बोलेंगे, ये थीटा। ये जो स्लोप आएगा, इधर x दिया हुआ है, इधर t दिया हुआ है, तो इसका मतलब इधर जो हमने स्मॉल लिया है वो डेल t लिया होगा, और इधर क्या लिया होगा? डेल x। सही है? तो स्लोप क्या हुआ? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस मतलब क्या लिखा आपने? डेल x अपॉन डेल t, डेल x अपॉन डेल t। और अगर इसमें लिमिट लगा देंगे, लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0, लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0, तो इस पूरे को क्या लिखा जाएगा? dx अपॉन dt, dx अपॉन dt। ये मैंने सिखाया था, इसको पूरे को से लिखते हैं। अब dx अपॉन dt बेसिकली ये क्या था? स्लोप। देखो ये अपॉन ये, स्लोप मतलब क्या हुआ? tan थीटा। इसका ये मतलब हुआ, मैं चाहे ये बोलूं tan थीटा या मैं ये बोलूं tan थीटा, क्या एक ही बात है? यस सर। तो हमने बोला tan थीटा इज इक्वल टू वेलोसिटी इज इक्वल टू dx अपॉन dt इज इक्वल टू चेंज इन पोजीशन x विद रिस्पेक्ट टू टाइम t, और इज इक्वल टू स्लोप ऑफ xt कर्व। याद करो अभी जो सिखाया मैंने, दिस इज व्हाट? तो आंसर है स्लोप ऑफ xt, x और t के बीच का कर्व हो गया xt कर्व। स्लोप ऑफ xt कर्व मतलब tan थीटा, और xt कर्व का स्लोप मतलब dx अपॉन dt। ये तो क्या हम इसका स्लोप निकाल लेते हैं, उसी से हमें जो है वेलोसिटी मिल जाती है? यस सर। बोलो, हमने तो क्या निकाला? स्लोप। उससे क्या मिला? dx अपॉन dt। dx अपॉन dt क्या होता है? वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या है? चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू x। सब इक्वल कर दो, सब क्या कर दो? इक्वल। यानी हम तो निकाले स्लोप, हमें आंसर किसका मिले? वेलोसिटी का। तो क्या हम लोग ये समझ सकते हैं कि अगर ये कर्व जो x और t में था वो v और t में होता? किस किस में होता? v और t में। ये v होता, ये t होता, तो तुम्हारा स्लोप क्या आता भाई? dv by dt। क्या dv by dt का मतलब चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम होता है? यस सर। क्या इसका मीनिंग, इसकी डेफिनेशन एक्सेलरेशन होता है? तो आंसर है यस। इसका मतलब जब हम इसको एक्सेलरेशन कह रहे हैं और इसको स्लोप कह रहे हैं, तो vt कर्व का स्लोप, इधर v होता इधर t होता, vt कर्व का स्लोप क्या देता हमें? एक्सेलरेशन। तो हमने बहुत सी बातें की। xt कर्व का स्लोप हमें क्या देता? dx अपॉन dt। dx अपॉन dt क्या होता है? वेलोसिटी। सही। vt कर्व का स्लोप हमें क्या देता? तो आंसर है एक्सेलरेशन। इसका मतलब dv अपॉन dt क्या हुआ? एक्सेलरेशन। ये फायदे होंगे आपको आगे जाके इसके। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन का ये तो केवल कंसेप्चुअल मीनिंग था। अब मैं बार बार ऐसे बोल रहा हूं डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएशन, बट ये होता कैसे है? कि साहब आप कह रहे हो कि डिफरेंशिएशन ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू t,
डिफरेंशिएशन ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू t, ठीक है। v का डिफरेंशिएशन करना है किसके रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में। कैसे करते हैं, कैसे करते हैं ये भी तो आना चाहिए, समझ में आ रही बात। तो डिफरेंशिएशन करते कैसे हैं, अब उसकी पूरी जो है आपके सामने स्टोरी आने वाली है। तो डिफरेंशिएशन करने के लिए आपके पास कम से कम 25 फॉर्मूले नीट वाले बच्चों को रटने हैं। रटने का मतलब मैं यहां बोर्ड पे सब चीज याद करवा दूंगा। जेई वाले जो बच्चे हैं वो मैथ्स में अलग से पढ़ते हैं डिफरेंशिएशन, इसलिए इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन मैं इतना जरूर बताऊंगा आपको यहां डिफरेंशिएशन का, जिससे नीट के बच्चे जो है उसको इस तरह से सॉल्व कर सके। इतने मैथ्स जो है डिफरेंशिएशन में बताने जा रहा हूं, क्लियर। सो अब हम बात करने वाले हैं कि डिफरेंशिएशन होता कैसे है, फिजिक्स में कैसे काम में आता है, सब समझ में आ रहा है हमें कि ये ऐसे वेलोसिटी निकलती है, ऐसे एक्सीलरेशन निकलता है। ये करते कब है, जब स्मॉल क्वांटिटीज की बात की जाती है उस समय हम करते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं डिफरेंशिएशन के रूल्स की, कि हम डिफरेंशिएशन कैसे करें, और फिर देखना इसकी एप्लीकेशन करेंगे। एप्लीकेशन का मतलब क्या होगा, इनकी यूज लेके देखेंगे इस डिफरेंशिएशन का, किसमें, फिजिक्स में। इन फॉर्मूलों को काम में लेंगे और फिजिक्स में हम लोग उसको काम में लेने वाले हैं। तो शुरू करते हैं डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले। ये आपको रटने हैं, मेन बात यही है जो मैं आपको सिखाने जा रहा हूं। वो कांसेप्ट था कि हमें लगाना कब है, वो आपको तब आएगा जब मैं इसकी एप्लीकेशन लूंगा फिजिक्स के अंदर, ठीक है। बट ये आपको रटने हैं ढंग से। रटने के लिए मैंने बोला 25 के आसपास आपके पास फॉर्मूले हैं, उन सबको रटना है, मैं यही बोर्ड पे रटा दूंगा आपको। चलिए, फॉर्मूला नंबर 1 हमने लिखा d/dx। इसका मीनिंग तो हम समझ गए कि हमें डिफरेंशिएशन करना है, किसका पता नहीं, किसके रिस्पेक्ट में करना है, x के रिस्पेक्ट में। ये तो बात समझ में आ गई। हमें क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है, किसका करना है पता नहीं, वो यहां लिखा जाएगा। किसके रिस्पेक्ट में करना है ये पता है। ये कोई जरूरी नहीं है कि नीचे हमेशा x ही हो, ये तो t भी हो सकता है, अभी तो हमने करके देखा, ये तो y भी हो सकता है, ठीक है। चलिए, तो हमने फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, ठीक है। सपोज यहां पे कोई कांस्टेंट वैल्यू है, क्या है, कांस्टेंट वैल्यू। ध्यान देना, कांस्टेंट का मतलब क्या हुआ, कांस्टेंट, कांस्टेंट वैल्यू वो है जिसकी वैल्यू कोई चेंज नहीं होती, जो वेरी नहीं करती। जैसे 5, कोई 5 ही रहेगा, उसको आप चेंज कर सकते हो नहीं। 2020 इसको आप चेंज कर सकते हो नहीं कर सकते। पाई चेंज कर सकते हो नहीं कर सकते, ठीक है। sin 30 जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, sin 30 1/2 1/2 1/2 होता है। एनी कांस्टेंट, अगर कोई भी कांस्टेंट है उसका क्या करना है, डिफरेंशिएशन। उसका क्या करना है, डिफरेंशिएशन। किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। अब तुम सोचो तो थोड़ा सा दिमाग लगाना, अभी जो हमने थ्योरी पढ़ी है, x को चेंज कर रहे थे, क्या चेंज हो रहा था, y चेंज हो रहा था। तो अगर y में चेंज नहीं हुआ तो मैं क्या लिखूंगा, 0, कुछ भी चेंज नहीं हुआ। अब मुझे पता है कि मैं x में कितना भी चेंज कर दूं, ये तो वैल्यूज कांस्टेंट में चेंज होना ही नहीं है, ये कोई वेरिएबल तो है नहीं कि ये जो है सब x पे डिपेंड करते हैं, नहीं है। जब ये x पे डिपेंड नहीं करते हैं तो इनका डिफरेंशिएशन क्या आएगा भाई, 0 आएगा। कितना आएगा, 0। तो आज के बाद याद कर लिया, ये पहला फॉर्मूला, मैंने आपसे कहा था सब चीज आपको याद करवा दूंगा। पहला फॉर्मूला, अगर आपके पास x y z कुछ भी कांस्टेंट वैल्यू है, उसका किसी भी क्वांटिटी के सापेक्ष, किसी भी क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करोगे तो आंसर हमेशा क्या आएगा भाई, 0 आएगा। इसको लिखते कैसे हैं वो भी हम देख के देखेंगे। नंबर 2, d/dx, यहां लिख रहा हूं x की पावर n। ये कॉमन फॉर्मूला है डिफरेंशिएशन का, मेन फॉर्मूला, सबसे ज्यादा काम में आने वाला मेन फॉर्मूला डिफरेंशिएशन का। d/dx x raised to power n, इसका फॉर्मूला होता है n x की पावर n minus 1। बस सिंपल, दिस n पुट हियर n एंड x की पावर n minus 1 कर दीजिए। ये इसका फॉर्मूला है। मतलब क्या हुआ, d/dx x की पावर n की जगह क्या लिखा जा सकता है, ये। और इसका मतलब क्या हुआ,
हमने x की पावर n का क्या कर दिया, डिफरेंशिएशन कर दिया, ऐसा लिखा जाएगा। ठीक है ना। चलिए नंबर 3, d बाई डी एक्स, मैंने लिखा a x की पावर, चलो ax लिख दिया सिंपली ax। ठीक है, अब इसमें देखिए दो चीजें हैं, एक तो क्या है कांस्टेंट, एक तो क्या है कांस्टेंट, और दूसरा क्या है वेरिएबल। वन इज कांस्टेंट एंड अदर इज वेरिएबल। ठीक है, एक कांस्टेंट हो गया, एक वेरिएबल हो गया, जबकि इसमें क्या था केवल कांस्टेंट, इसमें क्या है वेरिएबल। क्या ये और ये एक ही है? यस सर, इसमें केवल पावर है, इसमें पावर 1 है, इसमें पावर कितनी है एंड इसमें कितनी है 1, बट है दोनों कैसे वेरिएबल। तो ध्यान दीजिए, अगर वेरिएबल अकेला है तो क्या लिखोगे n x की पावर n माइनस 1, अगर कांस्टेंट अकेला है तो क्या लिखोगे 0। बट अगर दोनों साथ है, अगर दोनों साथ है तो भाई साहब इस एक को ये बोलो कि तेरा डिफरेंशिएशन नहीं हो सकता। तू अगर अकेला होता तो कितना करता 0। ध्यान दे, इस x ने इसको क्या बोला कि तेरा डिफरेंशिएशन नहीं हो जा, तू भैया ऑपरेटर से बाहर निकल जा। ऑपरेटर कौन है डिफरेंशिएट करने वाला, वो क्या होता है d बाई dx। तो x ने इसको बोला तू बाहर चल, तू क्या कर बाहर चल, ये बाहर आ गया, तेरा डिफरेंशिएशन नहीं हो सकता, क्योंकि तू अगर डिफरेंशिएट करेगा तो तेरा 0 आएगा, और तेरे 0 चक्कर में मैं 0 हो जाऊंगा, मैं तेरे से मल्टीप्लाई। समझ में आ रहा है बात। तो इसने बोला तू बाहर निकल, ये बाहर आ गया। अब सोच अंदर क्या बचा d बाई dx, ये तो बाहर आ गया d बाई dx, यहां क्या बचा x, क्या बचा x। सही है। अच्छा, इसका ये मतलब हुआ कि जब हम एक, हमारे पास क्या होता है कांस्टेंट और एक क्या होता है वेरिएबल, तो कांस्टेंट हमेशा ऑपरेटर से कहां आ जाता है बाहर आ जाता है, और वेरिएबल का क्या हो जाता है डिफरेंशिएशन। अब इसको जरा ध्यान से देखिए, डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x, x के साथ ही इसका डिफरेंशिएशन हो रहा है। जब x के साथ इसका डिफरेंशिएशन हो रहा है तो क्या यही हुआ, बस n की जगह कितना है 1, इसकी पावर कितनी है 1, तो ये 1 और ये भी कितना 1, तो 1 माइनस 1 कितना हुआ 0, तो इसकी पावर कितनी हुई 0। किसी भी नंबर की पावर 0 तो इसकी वैल्यू कितनी होती है 1। क्या ये a into 1 हुआ, a into 1 मतलब क्या बचा a। तो आप ये भी कह सकते हो dx से dx कैंसिल हो गया, बात तो वही है, लेकिन एक्चुअल तरीका क्या है इसका ये, क्योंकि ये तो हम समझ गए ना, ये तो यहां से सॉल्व हुआ और a कहां गया बाहर आ गया। तो हमने देखा अगर अकेला a होता तो आंसर यहां कितना होता 0, बट एक इसके साथ है वेरिएबल के साथ, तो इसको कहां आना पड़ा बाहर आना पड़ा, बचा कौन x, और x का क्या करना पड़ा डिफरेंशिएशन करना पड़ा, जिससे वैल्यू कितनी आई a। ठीक है, ये तीन फॉर्मूले। अब इन तीन फॉर्मूलों पे मैं कुछ ट्यूशंस करके आपको इनको रटाता हूं, कैसे भी आपको ये याद हो जाए, या आपको याद करना है फॉर एग्जांपल। आज केवल तीन ही पढ़ेंगे, अब तीन के एग्जांपल करते हैं पहले, फिर रिमेनिंग और पढ़ेंगे। फॉर एग्जांपल नंबर 1, ठीक है, इनको मैं हैश लगा रहा हूं, ये सब लोग जो हैशटैग आपको याद होने चाहिए। मैंने बोला d बाई डी एक्स 1 का, तुम क्या बताओगे 0। मैंने बोला d बाई डी एक्स, अरे मैं dt कर दूं तो कोई बुरा थोड़ी है, कोई बुराई नहीं है, है ना। अगर मैं dt कर दूंगा तो कोई बुराई नहीं है भाई, तो dx लिख लिया मैंने लिखा, मैं तो पाई लिखूंगा, चल पाई नहीं लिखता हूं पाई, और एक में लिख देता हूं पाई sin 30 और मान 2020, समझ में आई, और मान e, ये लॉगरिथम होता है, आगे आएगा आपके टॉपिक लॉगरिथम, जिसकी वैल्यू 2.71 होती है, वो कांस्टेंट होती है। ठीक है, इन सब का डिफरेंशिएशन चाहे x हो नीचे, y हो, z हो, कुछ भी हो, आप हो, आंसर क्या आएगा 0। क्लियर, चेक। एग्जांपल नंबर 2, सपोज आपको दिया हुआ है d बाई dx x की पावर 1/2, x की पावर 1/2। चलो मैं पहले थोड़ा सिंपल ले लेता हूं 7, क्या ये सब होगा 7x की पावर 7 माइनस 1 मतलब 7x की पावर 6 दो, क्या ये यहीं से आ जाएगा, क्या ये यहीं से आ जाएगा, ठीक है, सो आ जाएगा 7x की पावर 6। दिस इज द डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर 7 विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, एक बात मैं जरूर बोलूंगा आपको यहाँ पे कि इस समय जो मैं काम कर रहा हूं, ये x है, ये x है, ये x है, तो ये भी क्या है
x। दोनों फंक्शन कैसे हैं? सेम। दोनों फंक्शन कैसे हैं? सेम। उस समय मैं डिफरेंशिएशन कर रहा हूं। जब फंक्शन सेम नहीं होगा, जब फंक्शन सेम नहीं होगा उस समय उसका तरीका अलग होगा। सही है। चलिए एग्जांपल नंबर 3 देखो। इफ ऐसे बोल दिया, इफ y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर 2x की पावर 1/2, ऐसे बोल दिया। इफ y इज इक्वल टू 2x की पावर 1/2 फाइंड dy बाई dx, फाइंड dy बाई dx, ये तो बोल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? सॉल्यूशन क्या हुआ? d बाई dx, पुट द वैल्यू ऑफ y इन द फॉर्म ऑफ x, क्या लिखोगे? 2x की पावर 1/2। अब ये कौन है? कांस्टेंट। कांस्टेंट कहां जाएगा? ऑपरेटर से बाहर निकल, दो को बाहर निकाल दो। अंदर कौन बचा? d बाई dx। अंदर कौन बचा? x की पावर 1/2। अब पावर वाले का डिफरेंशिएशन कैसे होता है? तो आंसर ये रहा। तो क्या मैं इसको कैसे लिखूं? 2 तो था ही बाहर, इस पूरे से क्या लिखूंगा? 1/2 x की पावर 1/2 माइनस 1 n to x की पावर n माइनस 1। तो क्या सॉल्व करने पे ये जो आंसर आएगा 2 से 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल। और ये क्या बचेगा? x की पावर माइनस 1/2। 1/2 माइनस 1 कितना हो जाएगा? माइनस 1/2 x की पावर माइनस 1/2। क्या इसको आप ऐसे लिख सकते हो? 1/x की पावर 1/2 नीचे ले जाके, ठीक है? तो ये हो जाएगा 1/√x। 1/2 क्या ले सकते हो? √x। समझ में आई बात? तो ये आपके पास ये आंसर आ गया, ठीक है? और देखो एग्जांपल नंबर 4, ठीक है? देखो इफ f of x, if y is equal to f of x and f of x is equals to 1/x square, 1/x square, ठीक है? हमसे पूछा गया dy by dx, dy by dx। अब देखो y की वैल्यू क्या है? fx, और fx इसके इक्वल है 1/x स्क्वायर के। तो यहां क्या लिखा जाएगा बताओ? सॉल्यूशन देखो इसका, यह आ जाएगा d by dx, y की वैल्यू कितनी रखोगे? 1/x स्क्वायर, 1/x स्क्वायर। अब दिक्कत हो गई सर, हमने तो सब फॉर्मूला पढ़ा ही नहीं, हमने तो x की पावर n वाला फॉर्मूला पढ़ा है। तो भाई साहब इसको जो हमें आता है वही तो लगाएंगे, हम दूसरा कहां से लाएंगे? तो हमें तो ये आता है ना, तो इसको इसमें कन्वर्ट कर लो। मतलब इस पावर 2 जो नीचे थी इसको कहां ले आओ? ऊपर ले आओ। तो x की पावर कितनी जाएगी? -2 ऊपर आएगी। कितनी जाएगी? -2। इसको सॉल्व करो तो क्या लगेगा? -2x की पावर -2 -1, ये लगा दिया। कितना बचा? -2x की पावर -3, ये इसका आंसर हो गया। तो इस टाइप से जो है हम लोग बहुत से क्वेश्चन से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है? बता लो फटाफट, बता लो, फिर मिटाता हूं मैं इनको। लिख लिया? ठीक है, और कर लेते 2-4, फिर खत्म करते हैं आज के लेक्चर को। देखो एक एग्जांपल और देखो, d by dx, x की पावर 3, ठीक है? और मैं इसका 3/2 कर देता हूं। चलो इससे भी बढ़िया और करता हूं, ये d by dx √x। √x का मतलब क्या हुआ? तो आंसर है x की पावर 1/2। इसको क्या लिखोगे? 1/2 x की पावर 1/2 -1, 1/2 x की पावर -1/2, 1/2 नीचे ले आओ √x। सही है? 1/2 x की पावर 1/2 -1, 1/2 x की पावर -1/2, इसको नीचे लेके आगे √x हो गई। तो ये आपका इसका आंसर आ गया। इस टाइप से हम लोग जो है इन तीनों फॉर्मूलों को काम में लेते हैं, ठीक है ना? इन तीनों फॉर्मूलों को हम ऐसे काम में ले सकते हैं, जैसे d by dx
10 बाई रूट ये लिख दिया मैंने, ठीक है ना। 10 बाई रूट एक्स क्यूब, इसको सॉल्व करना है। तो क्या दिक्कत है, ये तो कांस्टेंट है ना, इसको तो कहां ले लेंगे, बाहर। अंदर क्या बचा, डी बाई डी एक्स। इसको देखो, एक्स की क्यूब है और ये कितना है 1/2, तो कितना हुआ 3/2। एक्स की पावर नीचे कितनी हो गई 3/2, ऊपर जाएगा कितना हो जाएगा -3/2, ऊपर जाएगा कितनी जाएगी -3/2। अब तो हमें आता है, जितना नहीं आता उसको कन्वर्ट कर लिया, इस फॉर्म में आ गया। अब क्या करना है, कुछ भी नहीं, 10 था, पहले इसको लिखो तो ये माइनस का 3/2 आएगी, n की वैल्यू यहाँ पे -3/2 है और x की वैल्यू कितनी है -3/2 -1। क्लियर। अब आप कर सकते हो, ये 2 से इसको काट दो, कितना आएगा 5, तो 5 × 3 कितना हुआ 15, x की पावर ये कितना आया -3/2 -1, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा 2, ठीक है। और यहां से आ जाएगा -3 -2 माइनस के 5/2, तो -5/2, तो माइनस के 15 x रेज़ टू पावर -5/2, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप से जो है हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं। तो अभी तक हमने केवल 3 फॉर्मूले पढ़े हैं। मुझे लगता है कि 3 फॉर्मूले आपको याद हो गए होंगे। ये तीनों फॉर्मूले, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, x की पावर n का n, x की पावर n -1, एक अगर कांस्टेंट एक वेरिएबल हो, कांस्टेंट को धक्का मार दो, बाहर निकाल दो, जो बचा उसका डिफरेंशिएशन कर दो, आपके आंसर्स ऐसे हैं, ठीक है। अब डिफरेंशिएशन का नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू।